बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक्स का जो तल्लुक है वो एक्सरसाइज 4.4 के साथ है। तो फर्स्ट टॉपिक आज का हमारे पास है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टू लाइंस की इक्वेशंस गिवन हो, अगर L1 लाइन हो जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड L2 लाइन है जिसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप फाइंड करना चाहते हैं दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस कट करती हैं वो कितने पॉइंट्स होंगे? वो एक ही पॉइंट होगा। तो टू लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होता है? वो सिंगल एक पॉइंट होता है। ठीक है, वो पॉइंट अगर आपने फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो लाइंस जो है ना वो कैसी होनी चाहिए? नॉन पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। बिकॉज अगर लाइंस पैरेलल हो जाएं तो उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। और ये जो कंडीशन है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि a1 b2 माइनस b1 a2 अगर इक्वल टू 0 हो तो वो लाइंस कैसी होती हैं? लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये कंडीशन होगी कि लाइंस पैरेलल ना हो। तो लाइंस पैरेलल ना हो के लिए क्या कंडीशन होगी? कि ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपने कैसे फाइंड करना है? आपके पास ये टू इक्वेशंस हैं, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे बस। ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी ना, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर किया हुआ देखिए जरा, आपने लेट कर लिया कि x1 y1 जो है ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसको चाहिए कि दोनों लाइंस की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, बिकॉज ये पॉइंट L1 के ऊपर भी लाई करेगा और L2 के ऊपर भी लाई करेगा। तो फिर इसको चाहिए कि दोनों की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो आपने दोनों इक्वेशंस में जहां जहां x1 y1 जहां जहां xy था, आपने क्या पुट कर दिया है? x1 y1 पुट कर दिया है। देखिए, अब जो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास ढेरों मेथड्स होते हैं। आप x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाकर दोनों को सेपरेट कर देते हैं, y आ जाता है। यानी कि इस तरीके से भी आप इक्वेशंस को आपस में हल कर सकते हैं। या फिर एक मेथड जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का होता है, जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, हम ये मेथड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड क्या है कि आप पहले ये x1 वेरिएबल लिखते हैं और ये x1 वाली टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, और ये जो b1 c1 b2 c2 होता है ना, इसका डिटर्मिनेंट लेके उसको इसके नीचे लिख देते हैं। जैसे b1 c2 दरम्यान में माइनस का साइन लगाया और b2 c1 ये x1 के नीचे लिख दिया। इसी तरह से आप y1 लिखते हैं और y1 के नीचे एक टर्म लिखते हैं। यहाँ पर आपने इसकी तरतीब चेंज करना होगी। पहले इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, बाद में इनको मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपके पास आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2, y1 के नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर आप लिखेंगे 1 के नीचे क्या आएगा? आप ये कॉन्स्टेंट टर्म्स को नेगलेक्ट कर दें, तो ये पहले वाले की तरह जिस तरह आपने डिटर्मिनेंट लिया था a1 b2 माइनस a2 b1, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये थ्री टर्म्स आपस में इक्वल हैं। आप ये फर्स्ट टर्म को इस थर्ड के इक्वल लिख सकते हैं और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल लिख सकते हैं। जब आप फर्स्ट को थर्ड के इक्वल लिखेंगे तो ये जो b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड हो रहा है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब आप y1 वाली टर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाली टर्म जो y1 के नीचे डिवाइड हो रही है, ये इधर ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी भी लाइन का, किसी भी टू लाइंस का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बात पहले कह चुके हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 अगर ना हुआ तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ये जरा एक नोट यहाँ पर साथ गिवन है, इसको जरा देखिएगा। नोट क्या है?
टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ये मैंने स्टार्ट पे भी आपको बात बताई कि टू लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट्स पे कट कर सकती हैं? एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं अगर कट करेंगे तो, अदरवाइज अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो कट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस। स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा जो है वो आ चुका है। कंडीशन आपके पास क्या है? थ्री नॉन पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास थ्री लाइंस हैं जिनमें से कोई सी भी टू लाइंस आपस में पैरेलल नहीं हैं, अगर कोई सी भी टू लाइंस आपस में पैरेलल नहीं हैं तो फिर होगा क्या? फिर लाजमी तौर पर तीनों लाइंस किसी ना किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी। तो वो जो पॉइंट है जहां पर तीनों लाइंस मीट करती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि थ्री लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करती हैं कि नहीं करती हैं, कि थ्री लाइंस कंकरेंट हैं कि नहीं हैं। अगर आपके पास L1, L2, L3 थ्री लाइंस हों, L1 की इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 लाइन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और L3 अगर आपके पास लाइन हो a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी बेटे क्या होती है कि ये जो डिटर्मिनेंट है जिसकी फर्स्ट रो में लाइन L1 के कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं a1 b1 c1, सेकंड में लिखे हुए हैं a2 b2 c2, थर्ड में थर्ड लाइन के कोफिशिएंट्स a3 b3 c3। अगर बेटे ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो तो ये लाइंस कैसी होती हैं? लाइंस कंकरेंट लाइंस होती हैं। इनमें ये वर्ड जो लिखा हुआ है आई डबल एफ, इसका मीनिंग आप समझते हैं इफ एंड ओनली इफ। और इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या होता है कि बात जो है ना वो दोनों तरफ से ट्रू है, यानी कि अगर लाइंस कंकरेंट हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो लाइंस कैसी होंगी? लाइंस कंकरेंट होंगी, इनके बाद दोनों तरफ से ट्रू होगी। ये थ्योरम जो है वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ जो है ना वो ट्रू है। अब ये कंडीशन कैसे बनती है इसको एक नज़र पहले हम देखते हैं। देखें, एज द लाइंस आर कंकरेंट देन दे हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर लाइंस कंकरेंट हैं तो उनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि वो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो x1 y1 है, और अगर L1 L2 के पैरेलल नहीं है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ये अभी अभी आपने पिछले टॉपिक में जो फर्स्ट टू लाइंस हैं उनको साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व किया और एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली है ना, तो पिछले टॉपिक में जो निकाली है ये वही एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। अब टू लाइंस का तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। अब अगर थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट में से पास करती है, यानी कि अगर तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, तो होना क्या चाहिए? इस पॉइंट को चाहिए कि थर्ड लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास थर्ड लाइन थी a3x प्लस b3y प्लस c3, इसमें x और y की जगह पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2 जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप L3 में पुट कर रहे हैं, क्योंकि अगर थर्ड लाइन उस पॉइंट से पास करती है तो इसको चाहिए कि इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे। आप इसे पुट कर दिया। अब आप अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 ये C3 के साथ भी आ जाएगा, ठीक है, और इधर आकर एलसीएम जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास बन गया है कंडीशन फॉर थ्री लाइंस टू बी कंकरेंट। अब इसी को आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 डिटर्मिनेंट, और राइट साइड पे क्या आ रहा है? इक्वल टू 0। तो अगर जो है इस डिटर्मिनेंट को आप थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे ना, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास टोटल यही वैल्यू बनेगी। इस वैल्यू को याद रखना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, इस डिटर्मिनेंट को याद रखना जो है ना वो इजी है, इसलिए हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कंडीशन को क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया करेंगे।
तो ये आपके पास क्या कंडीशन बन गई, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। जो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आप कहते हैं ना कि बात दोनों तरफ से ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप बोलते हैं कि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर कंकरेंसी ऑफ गिवन 3 लाइंस। तो अभी तक स्टूडेंट्स आपने 2 थिंग्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। वन थिंग इज हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, एंड अदर थिंग इज दिस कंडीशन दैट हाउ वी कैन चेक दैट 3 लाइंस आर कंकरेंट। तो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी हमारे पास आ गई। अब हम इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो आपने अभी कंडीशन ऑफ कंकरेंसी डिस्कस की है, उससे रिलेटेड जो आपके स्मार्ट सिलेबस में पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3 are concurrent। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास 3 लाइंस हैं, कहा जा रहा है कि आप कंडीशन बनाएं कि ये 3 लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं। अब इन लाइंस के लिए आपने कंडीशन कैसे फाइंड करनी है, जो कंडीशन आपने अभी पिछले पेज पे आर्टिकल में बनाई है ना, आपने उस कंडीशन को यूज करना है। उस कंडीशन को यूज करते हुए आप इसके लिए कंडीशन को ड्राइव करेंगे। देखिए जरा, L1, L2, L3 ये 3 लाइंस की इक्वेशंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आप y को भी राइट साइड पे ले जाएं तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी m1x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे y को उठा के इधर लेके आएंगे तो आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी m3x माइनस वाई प्लस c3 इक्वल टू 0। अगर लाइंस कंकरेंट हैं देन क्या होना चाहिए, आपने अभी जो पिछले पेज पे पढ़ा है a1 b1 c1, यहाँ पर a1 b1 c1 की बजाय क्या लिखा हुआ है, m1 नेगेटिव 1 और c1 लिखा हुआ है। तो a1 b1 c1 की जगह पे आ जाएगा m1 नेगेटिव 1 और c1। सेकंड रो में आपके पास होता है a2 b2 और c2। अब यहाँ पर a2 b2 c2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a2 की जगह पर m2 लिखा हुआ है, b2 की जगह पर नेगेटिव 1 लिखा हुआ है और c2 की जगह पे तो c2 ही है। तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स आ गए। सिमिलरली जो थर्ड रो है वहां पर हमारे पास आ जाएगा m3 माइनस 1 और c3। अगर लाइंस कंकरेंट हैं तो इस डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंशन के लिए आप ऐसा करें कि आप ये जो नेगेटिव 1 था इसके नीचे जीरोस बना लें, क्योंकि आपको मालूम है जब जीरोस बन जाते हैं तो फिर एक्सपेंशन हमारे लिए इजी हो जाती है। हम फिर इसी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो आप इस नेगेटिव 1 के नीचे इसको 0 बनाएं, इसके नीचे भी 0 बनाएं। वो कैसे बनेगा, आप इसके ऊपर रो ऑपरेशंस करें। सेकंड रो में से भी फर्स्ट को माइनस कर दें और थर्ड रो में से भी फर्स्ट को माइनस कर दें। ये आपने साथ ऑपरेशंस को मेंशन कर दिया है कि R2 माइनस R1 करेंगे और R3 माइनस R1 करेंगे। तो बेटे माइनस कीजिए, M2 माइनस M1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा M2 माइनस M1। -1 में से जब -1 को माइनस करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ जाएगा C2 माइनस C1। इसी तरह से आपने थर्ड रो में से भी फर्स्ट को माइनस करना है तो बनेगा M3 माइनस M1। -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा C3 माइनस C1। उसके बाद आप इसको इसी कॉलम से सेकंड कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दीजिए। आप फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, -1 आपने ये लिखा, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, m2 माइनस m1, c2 माइनस c1, m3 माइनस m1 और c3 माइनस c1। और नेक्स्ट वाली टर्म्स लिखने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पर 0 0 है तो उसके साथ जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई होकर इसके साथ 0 कर देगा। अच्छा, ये -1 तो आपने ये एलिमेंट लिखा, इसके बाहर ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ये बेटे आपको मालूम है कि जब आप डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करते हैं, अगर आप फर्स्ट या थर्ड कॉलम से या फर्स्ट या थर्ड रो से करते हैं तो आप फार्मूला का साइन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आप इस तरह से साइन लेते हैं। लेकिन जब सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हो या सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहे हो, देन आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, नेगेटिव से स्टार्ट होता है। नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव,
ये चूंकि 0 0 हैं, इनको साथ नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर हमने उन साइन का ख्याल नहीं रखा। अदरवाइज जब आप सेकंड कॉलम से एक्सपेंशन करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या लिखते हैं, नेगेटिव, और सेकंड के साथ क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, और थर्ड के साथ फिर क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। तो इसकी वजह से ये नेगेटिव इसके साथ आया था। अब ये नेगेटिव नेगेटिव बन गया पॉजिटिव। इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर दीजिए। m2 माइनस m1 को मल्टीप्लाई करेंगे c3 माइनस c1 के साथ, और फिर इसको इससे डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन को उठा के, नेगेटिव वाली वैल्यू को उठा के राइट साइड पर ले जाएं, तो बेटे ये आपके पास क्या बन गई है, ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन बन गई है। इनके आपने इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपने जो पिछले आर्टिकल में कंडीशन बनाई थी ना, आपने उस कंडीशन को यूज करते हुए गिवन लाइंस के लिए एक नई कंडीशन जो है ना वो ड्राइव कर दी है कि भाई ये कंडीशन है जिसके लिए ये 3 लाइंस क्या हैं, कनकरेंट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बेटे अगर मैं आपको बताऊं ना, कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है ना वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन आपके पास क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p सच दैट द लाइंस दिस एंड दिस मीट एट अ पॉइंट। जरा बेटे अंडरस्टैंड कीजिएगा, डिटरमाइन द पॉइंट p, वैल्यू ऑफ p कहा जा रहा है कि ये p की वैल्यू फाइंड करें। p कहाँ लिखा हुआ है कहाँ p जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जरा ये देखिए गौर कीजिए, ये p लिखा हुआ है, यानी कि एक इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट p लिखा हुआ है, हमें कहा जा रहा है कि इस p की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अच्छा जी, p की वैल्यू क्यों फाइंड करें, कैसे फाइंड करें, क्योंकि p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इक्वेशन होनी चाहिए। अब इक्वेशन के लिए उसने हमें साथ ये बात की है कि मीट एट अ पॉइंट, के तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे जाकर मुलाकात करती हैं। बेटे अगर 3 लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि 3 लाइंस जो है वो कंकरेंट हैं, और अगर 3 लाइंस कंकरेंट हैं तो वहां से हमें कंडीशन का पता है कि इक्वेशन कैसे बनेगी, इसका ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये 0 के इक्वल होता है। तो आपने बेटे इन एक्चुअल क्या करना है, इसकी कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी लगा के इसको सॉल्व करके आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जरा कैसे हम लगा रहे हैं। पहले तो आपने 3 लाइंस को L1 L2 L3 का नाम दे दिया, ये जी फर्स्ट लाइन है, इसकी इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। देन आपके पास ये सेकंड लाइन है 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। देन आपके पास ये थर्ड लाइन है 3x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। इफ द लाइंस आर कंकरेंट देन क्या होना चाहिए, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यूज क्या हैं, वो है 2 -3 और -1, ये आ गई वैल्यूज। a2 b2 c2 की वैल्यूज क्या हैं, 3 -1 और -5, यहाँ पर 3 -1 -5 आ गया। और a3 b3 c3 की वैल्यूज क्या हैं, 3p और 8, यहाँ पर 3p और 8 आ गया। और बाय कंडीशन ऑफ कंकरेंसी इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बेटे आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें, हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट रो से कैसे एक्सपेंशन करते हैं, पहला एलिमेंट लिखते हैं, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं आप उनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। फिर आप नेगेटिव साइन लगाते हैं और सेकंड एलिमेंट लिखते हैं। ये सेकंड एलिमेंट चूंकि -3 है तो फार्मूले वाले नेगेटिव के साथ मिलके क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपने सेकंड एलिमेंट लिखा, अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो कौन से बचते हैं, 3 3 और -5 8, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें। उसके बाद आप प्लस का साइन लगाते हैं और थर्ड एलिमेंट लिखते हैं। थर्ड एलिमेंट चूंकि -1 है तो पॉजिटिव नेगेटिव वो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उस रो और कॉलम को आप नेगलेक्ट करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाते हैं आप उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और सारी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया है ये तो बहुत इजी होता है इसको वैल्यूएट करना। -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं, और ये जो ऑफ डायगोनल है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई p, -5p बनेगा तो फार्मूले वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। ये +3 आपके पास आ गया, 8 3 आर 24, और यहाँ पर अगेन 5 3 आर 50 पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव साइन 5 के साथ लिखा हुआ है, ये -15 होगा तो फार्मूले वाले नेगेटिव के साथ मिलकर ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर भी 3p और +3 बन जाएगा।
अब आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 8 आर 16, 2 5 आर 10p, 3 24 आर 72, 3 15 कितना होता है 45, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -3p माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब आप देखिए -16, 72, 45 और -3 इनको वैल्यूएट करेंगे तो आंसर 98 आएगा। और ये जो 10p है, 10p और -3p क्या बन जाएगा 7p बन जाएगा। 98 राइट पे जाकर नेगेटिव हो गया। अब ये 7 इधर आकर डिवाइड होगा तो 7 के साथ कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू -14। तो इस तरह से बेटे आपके पास p की वैल्यू आ गई अगर ये तीनों लाइंस क्या हैं कंकरेंट हैं। तो बेटे कंकरेंसी के आपके सिलेबस में और भी क्वेश्चंस गिवन हैं, लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस अब इस दफ़ा का गिवन है उसमें वो क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं है। स्मार्ट सिलेबस में यही 2 क्वेश्चंस इंक्लूड थे कंकरेंसी के लिहाज से जो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब बेटे आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।